हरिओम। आप सभी का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग 1 आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद में व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग 2 आ रहा है आपके सामने। इसके पहले हम लोगों ने पाणिनि व्याकरण, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम एक बार उनको दोहराते हुए आगे चलेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है पहले पाणिनि व्याकरण शास्त्र अवश्य देखिए। व्याकरण का जो इतिहास है इसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम आता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को व्याकरण पढ़ाई, बृहस्पति ने इंद्र को पढ़ाई, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को पढ़ाई। फिर ये उनके बाद में अन्य ऋषि को प्राप्त हुई। उन्हीं में चांद्र, शाक्टायन, कौमार आदि आए। उन्हीं में पाणिनि जी का भी नाम था। पाणिनि ने व्याकरण को पढ़ करके उसको संक्षिप्त रूप दिया और 1,00,000 सूत्र वाले इंद्र की व्याकरण को इन्होंने 1,000 सूत्र में पिरो दिया। वो 4,000 सूत्र में पिरो दिया, इसलिए पाणिनि अष्टाध्यायी में 4,000 सूत्र माने जाते हैं। पाणिनि के बाद में दूसरे ऋषि आए कात्यायन। कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिकों की रचना करी और 1700 वार्तिक लिखे इन्होंने 1700 सूत्रों पर। लेकिन वर्तमान में 738 सूत्रों पर ही वार्तिक प्राप्त होते हैं। इनके बाद में तीसरे ऋषि हुए पतंजलि। पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा और उसमें 84 से 85 आह्निक है। एक दिन में किए जाने वाले कार्य को आह्निक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना 84 से 85 दिन में करी थी। फिर इनका संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। पाणिनि जी का नाम पाणिनि है, समय 500 ईस्वी पूर्व। इनके पिता का नाम पणिन, इनकी माता का नाम दाक्षी, गुरु का नाम वर्ष उपवर्ष, इनका स्थान है शालातुर। इनका अन्य नाम है पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालांकी, शालातुरीय, आहिक। इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उनादि पाठ, लिंगानुशासन, पाणिनि शिक्षा, द्विरूप कोश, जाम्बवती विजय, पाताली विजय। अब आते हैं कात्यायन। कात्यायन का समय है 350 ईस्वी पूर्व। इनके जो दादा जी थे उनका नाम था याज्ञवल्क्य और इनका एक अन्य नाम है वररुचि। इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्याय पर इन्होंने वार्तिकों का निर्माण किया। एक स्वर्गारोहण काव्य लिखा, एक इन्होंने भ्राज श्लोक लिखे, कात्यायनी स्मृति लिखी, एक उभयसारी का नाटक लिखा, वो भाण था नाटक। तीसरे ऋषि हैं पतंजलि। चित्र से देख लीजिए आप योगी लग रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने योग सूत्र की भी रचना की। समय इनका 150 ईस्वी पूर्व। माता गौणिका, स्थान गोनर देश। इनका अन्य नाम है गौणिका पुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणिभृत, शेषाही, चूर्णिकार और पदशेषकार। पतंजलि की रचनाएं हैं महाभाष्य, पातंजलि योग सूत्र, सामवेदी निदान सूत्र, महानंद काव्य, चरक संहिता का परिष्कार इन्होंने किया है। वहां तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने वो सब बातें आपको संक्षेप में बता दी। अब पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखी तो भाई सीधा सामान्य लोगों के लिए उसको भी समझना कठिन पड़ गया, क्योंकि समय जैसे जैसे निकलता गया लोगों की बुद्धि मंद होती गई, लोगों ने उतना अध्ययन करना बंद कर दिया। तो फिर क्या किया जाता था कि ग्रंथों पर जो विद्वान होते थे उनकी व्याख्या करते थे, वृत्ति लिखते थे, उस पर टीकाएं लिखते थे। तो सबसे पहली जो टीका लिखी, जो वृत्ति लिखी, वो लिखी जयादित्य वामन ने और उसका नाम था काशिका वृत्ति। काशिका वृत्ति 600 ईस्वी से 660 ईस्वी के बीच लिखी गई। अच्छा, इसका नाम काशिका क्यों पड़ा? क्योंकि ये काशी में ही लिखी गई, जिसे आज हम लोग बनारस कहते हैं। भगवान विश्वनाथ जहाँ पर विराजमान है वहीं पर इसकी रचना हुई है। दोनों मिलकर के किए हैं। 5 अध्याय तो जयादित्य ने और 3 अध्याय वामन ने। हमारी भारतीय संस्कृति में कई ग्रंथ ऐसे जिनको एक ने 2-2 ने पूरे किए, कहीं तो पिता पुत्र ने। आप लोगों ने कादंबरी का नाम सुना होगा। कादंबरी बाण भट्ट ने पूरी नहीं करी तो उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने उसको पूरा किया, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी और वो अधूरा रह गया था ग्रंथ। ऐसे भी परंपरा चलती थी पहले। इन्होंने पहले जयादित्य ने 5 अध्याय तक वृत्ति लिखी, फिर उसके बाद में 3 अध्याय वामन ने लिखे। और इनकी मृत्यु, एक चीन का यात्री था ईत सिंह, वो घूमने आया था, तो उसने
जो भी लिखा है वो हमारे इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसमें उन्होंने इनकी मृत्यु का समय विक्रम संवत 718 अर्थात ईस्वी संवत 660 ईस्वी में उन्होंने माना है। इस ग्रंथ पर अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं। काशी का विवरण पंजिका जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखी 750 में। हरिदत्त मिश्र ने पद्मंजरी लिखी, और अभी भी इन पर एक टीका, सरल टीका भी लिखी गई है काशी का वृत्ति पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने। तो और भी काफी सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन प्रसिद्ध और पुराने ग्रंथ ये इस पर लिखे गए हैं। अब आते हैं महाभाष्य के व्याख्याकार। महाभाष्य की रचना किसने करी थी? पतंजलि ने। पतंजलि जी महाभाष्य लिख करके चले गए। उसके बाद में भर्तृहरि का जन्म हुआ। भर्तृहरि कौन थे? विक्रमादित्य के भाई। और पहले ये राजा थे, लेकिन इनको अपनी पत्नी से अधिक प्रेम हो जाता था, और बाद में पत्नी के छलावे का इनको जब पता चलता था तो ये फिर राज्य को छोड़ करके वन में चल दिए। वहां पर इन्होंने सबसे पहले तो महाभाष्य पर 25,000 श्लोक लिखे। 3 पाद पर भाष्य लिखा महाभाष्य के। इनके गुरु का नाम था वसुरात, इनका स्थान था उज्जैन। विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे। इन्होंने महाभाष्य के वृत्ति के रूप में महाभाष्य दीपिका लिखी, और इनकी अन्य रचनाएं हैं वाक्पदीय और शतक त्रयम। वाक्पदीय व्याकरण का बहुत ही अच्छा दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति का बहुत अच्छे से वर्णन है। 3 प्रकार से परापश्यंती, जमा एक क्रियादि के माध्यम से जैसे ध्वनि बाहर निकलती है, उनका उन्होंने अच्छे से वर्णन किया। एक इनका ग्रंथ है शतक त्रयम। इसमें 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आप लोग अवश्य पढ़ना। 100 श्लोक है, इसलिए इसको हम शतक बोलते हैं। नीति शतक बहुत ही अच्छा है, इसमें वैराग्य शतक भी बहुत अच्छा, और श्रृंगार शतक भी अच्छा है। आप लोग एक बार जरूर अवलोकन करना। उसके बाद में महाभाष्य प्रदीप कैयट ने लिखा। इन्होंने 1090 ईस्वी में इसकी रचना करी। इनका नाम था कैयट। काश्मीरी पंडित थे। इनके पिता का नाम था जयट। वो नाम भी कितने अच्छे हैं, पिताजी जयट तो बच्चा कैयट। इनके गुरु थे महेश्वर। और इन्होंने जो महाभाष्य प्रदीप लिखा, तो वो बताते हैं कि हमने अकेले ही नहीं लिखा ये, हमने इसमें महाभाष्य दीपिका का भी सहारा लिया, अर्थात भर्तृहरि की जो महाभाष्य दीपिका है उसका सहारा लेकर के इन्होंने उसको लिखा है। कई सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी। और महाभाष्य के जो तीसरे सबसे महान व्याख्याकार आते हैं वो आते हैं नागेश भट्ट। और इन्होंने महाभाष्य प्रदीप पर उद्योत टीका लिखी। कौन सी टीका लिखी? उद्योत। उसको प्रदीप उद्योत भी बोलते हैं। नागेश भट्ट ऐसे अद्भुत विद्वान हुए हैं कि ग्रंथों को देख करके आपको भी आश्चर्य होगा कि भाई इतना समय भी किसके पास हो सकता है, कैसे? तो आइए इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। और ये आ चुके हैं महाभाष्य प्रदीप टीका लिखने वाले नागेश भट्ट। इनके पिता का नाम था शिव भट्ट, इनकी माता थी सती देवी, इनका अन्य नाम नागोजी भट्ट है। और ये ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी के ही है, 1730 से 1810 ईस्वी की। मतलब उस समय अंग्रेज भारत में भी आ चुके थे। अच्छा भाई, इन्होंने क्या क्या रचना करी? तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा उद्योत टीका महाभाष्य दीपिका पर। जो महाभाष्य प्रदीप जो लिखी थी कैयट ने, उस महाभाष्य प्रदीप पर इन्होंने टीका लिखी। देखो, सबसे पहले तो पाणिनि जी ने क्या लिखा? महाभाष्य दीपिका का सहारा लेकर के बाद में भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका लिखी, उसका सहारा लेकर महाभाष्य प्रदीप लिखा कैयट ने। फिर उसका सहारा लेकर के प्रदीप पर ही इन्होंने टीका लिख दी। टीका पर टीका लिखने का काम किया इन्होंने। इसका नाम था उद्योत टीका। दूसरा, इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा की व्याख्या करी लघु शब्देन्दु शेखर में। प्रौढ़ मनोरमा क्या है अभी हम आगे प्रक्रिया ग्रंथों में समझेंगे। तीसरा, इन्होंने बृहत शब्देन्दु शेखर लिखा। ये दोनों ही एक ग्रंथ
एक ही ग्रंथ के लघु और बृहत रूप है। चौथा इन्होंने परिभाषेन्दु शेखर लिखा। पांचवा इन्होंने मंजूषा, छठवां ग्रंथ लिखा लघु मंजूषा, सातवां लिखा परम लघु मंजूषा और व्याकरण के दार्शनिक पक्षों का विवेचन किया। आठवां इन्होंने लिखा स्फोटवाद। नौवां लिखा महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह। और भी इन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, तो ये इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं। कई आचार्यों की रचनाएं तो हमको मिल ही नहीं पाई, क्योंकि जो अभी आधुनिक युग चला है तब लोगों ने रचनाओं को ढूंढने का काम किया, क्योंकि हमारा भारत कई वर्षों तक पराधीन रहा है। कई सारे ग्रंथ तो लुप्त भी हो चुके हैं, कई सारे ग्रंथ ले जा चुके हैं, कई सारे ग्रंथों पर अभी काम होना बाकी है। तो जो जो सामने आए हैं उनका वर्णन यहाँ पर नागेश भट्ट के ये 9 ग्रंथ प्रसिद्ध, ये नाम आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये हो गई अष्टाध्यायी परंपरा। अष्टाध्यायी परंपरा में अष्टाध्यायी की व्याख्याकार सबसे पहले काशी का वृत्ति जयादित्य वामन ने, फिर उसके बाद में काशी का विवरण पंजिका जिनेन्द्र बुद्धि ने, पद्मंजरी हरिदत्त मिश्र ने, फिर महाभाष्य की व्याख्या, महाभाष्य लिखा पतंजलि ने, उसकी व्याख्या कर दी भर्तृहरि जी ने, महाभाष्य दीपिका, और महाभाष्य प्रदीप लिखा कैयट ने, और महाभाष्य प्रदीप पर उद्योग टीका लिखी नागेश भट्ट ने। तो अष्टाध्यायी के व्याख्याकार और महाभाष्य के व्याख्याकारों का आपको पता चल गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि एक अद्भुत परिवर्तन होता है व्याकरण के युग में। व्याकरण के जो सूत्र थे पाणिनि जी ने, वो उन्होंने इस तरीके से रखे थे कि व्याकरण कोई अगर अष्टाध्यायी को याद करेगा तो वो सरल तरीके से सूत्रार्थ भी निकाल लेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई छात्र पूरे 4000 सूत्र नहीं पढ़ पाता, उसके पास बहुत कम समय है और वो केवल संज्ञा प्रकरण पढ़ना चाहता है या संधि पढ़ना चाहता है और कम समय में पढ़ना चाहता है, तो फिर उसके लिए प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ना ज़्यादा सरल है। अब आप लोग प्रक्रिया की भी एक परंपरा देखेंगे। प्रक्रियाओं में क्या किया गया है, संज्ञा प्रकरण के सूत्रों को एक साथ रख दिया और संधियों के सूत्रों को एक साथ रख दिया, अजंत हलंग के सूत्रों को एक साथ रख दिया, गणों के सूत्रों को एक साथ रख दिया। तो सबसे पहले 1140 ईस्वी में धर्मकीर्ति ने ग्रंथ की रचना करी रूपावतार। उसमें अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र नहीं थे, लेकिन कुछ सूत्रों को लेकर के प्रक्रिया ग्रंथ की रचना प्रारंभ करी। फिर उसके बाद में विमल सरस्वती ने रूपमाला 1400 ईस्वी में, फिर रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी 1480 ईस्वी में, फिर शेष कृष्ण ने प्रक्रिया कौमुदी प्रकाश 15वीं शताब्दी ईस्वी में, और शेष कृष्ण के शिष्य थे भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने जाकर के उस काम को पूरा किया। इन्होंने 4000 सूत्रों पर प्रक्रिया ग्रंथ लिखा, सिद्धांत कौमुदी, जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध और मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी भी मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी से आपको उदाहरण सहित सभी सूत्रों का ज्ञान और पता चल जाता है। तो अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी दोनों को एक साथ पढ़ने से विद्यार्थियों को व्याकरण का अच्छे से बोध हो जाता है। और अष्टाध्यायी और इनके साथ में जो पाणिनि जी के और भी गण पाठ, सूत्र पाठ, धातु पाठ है, उनको भी पढ़ना चाहिए। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी बनाई और इनके शिष्य थे वरदराजाचार्य। वरदराज ने 2 ग्रंथ लिखे, लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें 1200 सूत्र लिखे। अगर जो बच्चा सिद्धांत कौमुदी को भी नहीं पढ़ पाता है 4000 सूत्रों को, तो वो क्या पढ़ ले, लघु सिद्धांत कौमुदी भर पढ़ ले, तो वो आराम से व्याकरण में प्रवेश कर सकता है। और आज के कॉम्पिटिशन युग एग्जाम के लिए आपको केवल लघु सिद्धांत कौमुदी की ही आवश्यकता है, लेकिन अगर आप वेद का अर्थ करना चाहते हैं तो सिद्धांत कौमुदी पढ़िए। लघु सिद्धांत कौमुदी और समास और कारक पढ़ लीजिए आप सिद्धांत कौमुदी के, तो आपके लिए बहुत है। बाकी पूरा ग्रंथ पढ़े तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद में मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज की 2200 सूत्र। फिर उसके बाद में भट्टोजी दीक्षित ने, ये भट्टोजी दीक्षित महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। हाँ, भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी लिखी, लेकिन इन्होंने और भी ग्रंथों की रचना करी और इनका हम थोड़ा विस्तार से परिचय देखेंगे। इनके ग्रंथ का नाम था सिद्धांत कौमुदी, 14 प्रकरणों में विभाजित था। इनका समय है 15वीं शताब्दी। इनके पिताजी का नाम था लक्ष्मीधर, इनके गुरु का नाम था शेष कृष्ण और अप्पय दीक्षित। इनकी रचनाएं हैं शब्द कौस्तुभ, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर व्याख्या लिखी, सिद्धांत कौमुदी लिखी, प्रौढ़ मनोरमा लिखी, खुद ही सिद्धांत कौमुदी पर उसकी व्याख्या कर दी ताकि लोग गलत अर्थ नहीं लगा लें। एक लिंगानुशासन वृत्ति टीका लिखी
वैयाकरण सिद्धांत कारिका लिखी, वैयाकरण मतोन्मज्जन कारिका लिखी। तो इतना इन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में योगदान दिया है। अब जैसे अष्टाध्यायी पर भी व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं ना, वैसे सिद्धांत कौमुदी पर भी अन्य टीकाएं लिखी गई हैं। हरि दीक्षित भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे, इन्होंने बृहत छद रत्न और लघु शब्द रत्न 2 ग्रंथ लिखे। ज्ञानेंद्र सरस्वती ने तत्वबोधिनी लिखी, नीलकृष्ण वाजपेयी ने सुखबोधिनी लिखी, रामानंद ने तत्वदीपिका लिखी, वैद्यनाथ पायगुंड ने उद्योत टीका लिखी सिद्धांत कौमुदी पर ही, वासुदेव दीक्षित ने बाल मनोरमा लिखी, ये वासुदेव दीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। कृष्णमित्र ने रत्नारणव लिखी। ये सिद्धांत कौमुदी पर अन्य टीकाएं फिर लिखी गई बाद में। तो इस प्रकार से व्याकरण का जो क्षेत्र बहुत बढ़ गया, केवल पाणिनि व्याकरण का इतनी सारी टीकाएं लिखी गई, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से टीकाएं लिखी और सरल तरीके से समझाया, नए नए उदाहरण उसमें दिए। तो ये भट्टोजी दीक्षित का पूरा परिचय है। आप लोग अगर संस्कृत के छात्र हैं तो इनको लिख लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं भट्टोजी दीक्षित ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। और अन्य व्याकरण कौंड भट्ट ने व्याकरण भूषण और व्याकरण भूषण सार 2 ग्रंथ लिखे। नारायण भट्ट ने 1500 ईस्वी में एक प्रक्रिया सर्वस्व है। तो इस प्रकार से व्याकरण का परिचय संपूर्ण होता है। आप लोगों ने दोनों वीडियो अगर देखी तो आप वास्तव में बहुत धन्यवाद पात्र हैं। सबसे पहले हमने क्रम से ये जाना कि व्याकरण के आदि ऋषि कौन कौन थे, फिर पाणिनि कात्यायन पतंजलि के बारे में हमने समझा, फिर उसके बाद में पाणिनि जी का परिचय, फिर कात्यायन का परिचय, फिर हमने पतंजलि का परिचय समझा, अष्टाध्यायी के व्याख्याकार एवं टीकाकारों के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने महाभाष्य के व्याख्याकार के बारे में जाना कौन कौन थे, फिर हमने नागेश भट्ट के बारे में जाना, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे। फिर कौमुदी परंपरा हमने क्रम से समझी, फिर हमने भट्टोजी दीक्षित का पूरा परिचय जाना क्योंकि इन्होंने प्रक्रिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा और अद्भुत कार्य किया था। उसके बाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूत्रार्थ विधि और फिर संज्ञा प्रकरण। पाणिनि व्याकरण के सूत्रों का अर्थ कैसे निकालें, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद है, नमो नमः। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप चाहते हैं कि और लोगों को भी सहयोग मिले तो आप इसे अवश्य कीजिए।